हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से अपने चैनल एनसीईआरटी लेट्स फील इट पर, जिसमें मैं आपका स्वागत करता हूं लोकेश पाराशर। अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन बार बार स्वागत करता रहता हूं। स्वागत को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते चलो। बिजनेस स्टडी का ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, जिसका मैंने आपको एक पार्ट करा दिया है, उसके है ना थोड़ा लेंदी टॉपिक होने की वजह से और थोड़ा डीपली ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं आपको विद प्रैक्टिकल्स, विद थिंकिंग एबिलिटी, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ उसमें। तो उम्मीद है कि आपको है ना कल जो मैंने लेक्चर डाला था वो सब समझ में आया होगा। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर से एक बार उसी वीडियो को देखिएगा रिवाइज करके। ये आपके बिजनेस स्टडीज में है ना, हर टर्म का, हर टर्म को, हर एक सेंटेंस को बदल बदल के सेम रखा गया है। उसके मतलब सेंटेंस को बदल दिया है, उसका मतलब से एक ही है। हम देखते हैं, देखो हम देखते हैं डायनेमिक प्रोसेस। ये क्या दिखाता है हमें? ये ना प्रोसेस इसकी डायनेमिक है, ये कहीं भी है ना मूव कर जाती है एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है? ये देखा हमने। फिर उसी चीज़ को हमने देखा फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, मतलब इसका एनवायरनमेंट कहीं भी मूव कर जाता है। सेम बात हुई ना, तो अलग-अलग वर्ड और अलग-अलग सेंटेंस को डालकर इन्होंने है ना इस बिज़नेस स्टडी को क्रिएट किया है। नॉलेज इतनी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि हम इंटेलिजेंट हैं। इन लोगों ने आपको दिखाने के लिए कि हम लोग इंटेलिजेंट हैं, इस इतनी लैंग्वेज को इतना बना के छोड़ दिया और इससे आपको लगता है कि ये बहुत टफ है। टफ नहीं है, ये हर पॉइंट एक से रिलेट करके चल रहे हैं, ऐसे रिलेट करते हुए चल रहे हैं। ये वही पैराबोला है एक, जो कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि ऐसे जो ग्राफ है अपना, वो ग्राफ कुछ इस तरह से आकर ऐसे मूव कर जाता है। दैट इज़ पैराबोला, है ना? अब ये इसी तरह से है कि ऐसे मूव किया, ऐसे मूव करके वापस यहीं पर आ जाता है और वही सर्कल हो जाता है। फिर यही सर्कल बार-बार, बार-बार, बार-बार आपको पढ़ाया जाता है, जिससे कि आपको लगता है कि यार ये कन्फ्यूज़िंग है बहुत ज़्यादा और ये कन्फ्यूज़ आपको दिक्कत देती है। दैट कन्फ्यूज़न क्रिएट द कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस चैप्टर, इन दिस होल बुक, है ना? तो ईज़िली रखो, कन्फ्यूज़न मत होने दो। जब आप सोचना चालू कर दोगे, तब आपके लिए ये ईज़ी हो जाएगी। बस अपनी बुक को थोड़ा यार प्यार करना सीखो। ये इतनी प्यारी बुक्स हैं, इसमें इतना प्यारा-प्यारा तरह से लिखा हुआ है डायग्रामेटिक तौर पे और नॉर्मल थ्योरेटिकल तौर पे भी, तो कितना प्यारा है ये। इसे देखो, अपने आप सब ईज़ी लगेगा। देखो, कल तक मैंने आपको बताया था कि है ना, क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या फीचर्स होते हैं ऑर्गेनाइज़िंग के। ऑर्गेनाइज़िंग के बारे में जाना, इसके 3 पार्ट्स बनेंगे अपने। पहला पार्ट मैंने आपको डाल दिया है यूट्यूब पर। दूसरा पार्ट ये होगा जिसमें है ना मैं आपको मेन इसके टाइप्स ब पहले तो इसके ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर बताऊँगा। फिर इसमें है ना सेंट्रलाइज़ेशन और ऑथोरिटी के बारे में कुछ बताऊँगा। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें अब आने वाली हैं, अब इस वाले पार्ट में देखिएगा। हाँ जी, तो देखो ये सामने स हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर का पहला ये तो जान लेते कि सूटेबल किन-किन जगह होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। मैंने आपको एक सिस्टमैटिक वे से बताया था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि जैसे एक इसको डिपार्टमेंट्स में बाँटा है। कार बनाने वाली एक कंपनी है, ठीक है? ये कंपनी कार बनाती है। तो इस कंपनी का देखो काम क्या है? पहला, इसको बनाना पड़ेगा अपना प्लानिंग डिपार्टमेंट। सेकंड सेकंड इसको बनाना पड़ेगा अपना मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जो कि है ना 1/2 और 1/2, मतलब 1/2 प्रोसेस पे बनेगा। एक इंटरनल इन जो इंटरनल चेंजेस होंगे, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग होगी और एक एक्सटर्नल। क्योंकि इंटरनल जैसे कि मीटर्स चलाना, मेज़रमेंट के मीटर्स और है ना सीट्स वगैरह का जो भी होता है कि फ्लेक्सिबल हो, ऐसे और ऐसे झुकने वाली जो सीट्स होती हैं, ईज़िली से जो है ना इंसान आराम से कंफर्टेबली बैठ सके। ये सब चीज़ आपको इसमें दिखाएँगे इंटरनल में, और एक्सटर्नल में आपको स्टील बॉडी दिखा देंगे बाहर की। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? फिर इसमें हम देखेंगे सेल्स डिपार्टमेंट, एंड सेल्स डिपार्टमेंट के बाद आखिर में इसमें एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट भी देख सकते हैं हम। तो ये 4 चीज़ों से हम इसको समझते हैं। किसको? हम समझते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को। और इसी के अपोज़िट में हम बात करें कि ये हमारा जो डायविज़नल स्ट्रक्चर है, ये कितने वे में बाँटा हुआ है। तो देखो, हाँ, मैंने लिखा हुआ है। देखो ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर का फर्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर,
फर्स्ट है फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकंड है ये डाइविजनल स्ट्रक्चर। ये डाइविजनल स्ट्रक्चर हमें बताता है, इसकी कुछ ऐसी प्लानिंग है कि जैसे नेस्ले सबसे अच्छा एग्जांपल है इसके लिए। नेस्ले क्या-क्या बनाता है? नेस्ले मैगी बनाता है, नेस्ले बिस्किट बनाता है ना? बिस्किट बनाता है ना? शायद से बिस्किट बनाता है। और नेस्ले और क्या बनाता है? मतलब कई ऐसे जैसे कि बटर भी बनाता है नेस्ले, और भी कई एक्सेट्रा चीज़ें हैं जो है ना नेस्ले बनाता है ना? तो उन्हीं चीज़ों के बारे में भी हमें पता है कि डाइविजनल स्ट्रक्चर है इसका। ये कई चीज़ें बनाता है, ये है ना मैगी भी बनाता है, बिस्किट भी बनाता है, बटर भी बनाता है और कई चीज़ें बनाता है। लेकिन ये यहाँ पर देखें तो इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एक चीज़ को कंप्लीट करने में मदद करते हैं कि ये है ना, एक होता है जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा, सेकंड होगा इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, फिर इधर ही सेकंड एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, थर्ड थर्ड होगा अपना ये सेल्स डिपार्टमेंट और फोर्थ होगा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। इसको फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, इसमें एक और चीज़ जोड़ सकते हैं, समझे? This depends on a single products and this relate to the divisional products, various products। ये होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब देखा हमने कल कि है ना फंक्शनल स्ट्रक्चर में है ना कैसे सुइटेबल होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसके क्या फीचर्स होते हैं। ये सुइटेबिलिटी की बात कर रहा है ना, ये फीचर्स हैं, दिमाग नहीं लगाना। मैंने क्या कहा था, वर्ड और सेंटेंस को बदल देते हैं ये, बस और कुछ नहीं है इनका काम। वर्ड बदल दिया सुइटेबल, बस। वैसे ये सुइटेबल यही कह रहा है कि फीचर्स क्या हैं उसके। हम कैसे जान सकते हैं कि है ना ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, किन कंपनियों पे सूट करता है ये, और किन कंपनियों को हम मान सकते हैं कि इनके फीचर्स ये हैं तो इनके है ना ये फंक्शनल स्ट्रक्चर कंपनी मानी गई। ऐसे देखते हैं हम, समझे ना? एक ही वर्ड हो गया ना दोनों। तो देखो पहली चीज सिंगल प्रोडक्ट है ये, है ना? सिंगल प्रोडक्ट हो गई है। मैंने बताया आपको एक प्रोडक्ट पे कई डिपार्टमेंट्स बनते हैं जो उसके ऊपर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलप करते हैं, मॉडर्नाइजेशन करते हैं, देन सेल करते हैं। सेकंड डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मैच हो गई ना, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी हो गई, मैच कर दिया ये हमने कि है ना एक डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी करे जा रहे हैं, हर डिपार्टमेंट अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है वो अचीविंग अ सिंगल प्रोस्पेक्टस, for achieving the single goal. And what the single goal? First and last is organizational objective। याद रखना, मजाक नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत इजी भी है ये, ठीक है? देन हाई स्पेशलाइजेशन एंड स्किल नॉलेज। देखो हाई स्पेशलाइजेशन और स्किल नॉलेज तो होनी है, क्योंकि जब सिर्फ एक बात पे नजर रखी तो सिर्फ एक बात पे ही हम चलेंगे और उस बात पे चल के हम वो चीज अचीव कर लेंगे जो चीज हमें चाहिए। जैसे कि ज़िंदगी की दौड़ में आपसे कहा जाता है कि गधे की तरह मत चलो, गधा कहीं भी इधर से उधर जाता आता रहता है। हाँ या ना? उस तरह ही ये भी कहा जाता है घोड़े की तरह चलो। बिल्कुल, उसको पता है घोड़े को कि वो रेस में भाग रहा है। उसके ऊपर जो सवार है वो सिर्फ़ फालतू में मतलब ऐसे ही है, लेकिन अगर घोड़ा समझदारी से काम करे तो घोड़े को पता है रेस कैसे भागनी है। और हम इंसान हैं, तो घोड़े बनने की ये कह रहे हैं कि घोड़े और इंसान को मिक्स कर दिया जाए तो घोड़े की दौड़, घोड़े की ऐसे बिल्कुल फ्रंट में देखने की जो आदत है, फ्रंट में बिल्कुल जो देखता है घोड़ा कि है ना अब तो रेस में सीधा भागना है बस। सीधा भागना है, जैसे है ना ऊपर उसके बैठा हुआ चालक चलाएगा वैसे ड्राइवर मतलब जै वैसे मुड़ता रहना है और वैसे सीधे-सीधे चलना है बस। ये होता है ना घोड़ा, इंसान दिमाग है, तो इंसान का दिमाग और घोड़े की चाल के साथ बाजीराव की रफ्तार भी कभी नहीं रुकती। बाजीराव की रफ्तार को यूज़ करो और आगे बढ़ते चलो। आगे ऐसे बढ़ो कि है ना ये स्किल, स्पेशलाइज़ेशन, नॉलेज सब चीज़ आपको ऐसे हो जाए कि आपका फ़ोकस सिर्फ़ एक ही जगह पर हो। एक ही जगह पर होगा तो ये सब चीज़ आपकी इंक्रीज़ होती जाएँगी, डे बाय डे आप कुछ नया सीखते जाएँगे और उसमें नए रिसर्च और डेवलपमेंट के द्वारा थ्रू आप बहुत से चेंजेस कर पाओगे और अच्छा हो जाएगा आपका सब कुछ ये। समझ गए फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पे फीचर्स है, क्या फीचर्स है इसके, कहाँ पे सूटेबल होता है ये। सेकंड हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। We can see some various types of advantages of the functional structure because it is not necessary to know about the
व्हाट द मीन ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मीन हमको वैसे पता है, तो हम उसके मीनिंग को समझने के लिए वीडियो को बड़ा करें, ये हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ये होगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पे सूट करता है, और लेकिन ये सूट जहाँ पे कर रहा है उसके साथ-साथ उसको क्या मिल रहा है। इन तीनों पॉइंट से हम इसके एडवांटेजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं चुटकी बजा के। बहुत ईज़िली से फाइंड कर सकते हैं। देखो, स्पेशलाइज़ेशन, स्पेशलाइज़ेशन, स्पेशलाइज़ेशन मैच कर दिया अपन ने। मतलब स्पेशल हो जाएँगे जब एक ही जगह पर फ़ोकस होगा। सेकंड, प्रमोट इफेक्टिवनेस एंड कोऑर्डिनेशन। इफेक्टिवनेस की तो बात सीधी है। जब एक जगह फ़ोकस है, काफ़ी समय हो चुका है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि इस काम को, किसी एक सिंगल काम को किस तरह से किया जाए कि उसमें कम से कम समय लगे, कम से कम टाइम कंज़्यूम हो। ठीक है ना? एंड कोऑर्डिनेशन की बात बात तो बैठी। भाई, आप यही जैसे कि मैंने कीर्ति और कनक का कल एग्ज़ाम्पल लिया था। एंड कीर्ति डू सेम वर्क एंड कनक इज़ आल्सो डूइंग दैट सेम वर्क इन अंडर द कीर्ति, ठीक है ना? कीर्ति के अंडर में रहकर कनक है ना उसी काम को कर रही है, और कीर्ति भी उसी काम को कर रही है। सेम रहा ना दोनों का तो काम। तो इन दोनों का काम सेम रहने का मतलब सीधा सा ये है कि इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी, ये बहनों की तरह रहेंगी, और ये एक-दूसरे का है ना ऐसे बातचीत भी करेंगे, और इससे है ना इनके खुद के रिलेशंस भी अच्छे होंगे, और ये रिलेशंस हमें है ना कोऑर्डिनेशन को दिखा देंगे कि कोऑर्डिनेशन इसकी कंपनी में बन रहा है। इम्प्रूव एफिशिएंसी। जब इफेक्टिवनेस मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग सही हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप्स और वेरियस वेज टू डू एन एक्टिविटी टू अचीविंग द एक्टिविटी गोल। एक एक्टिविटी के गोल को अचीव करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, उसमें टाइम तो कम कंज्यूम होगा ही, साथ ही साथ में उसकी कॉस्ट भी कम लगेगी, क्योंकि हमने वो चीज़ पहले कई बार कर रखी है, हम उसमें स्पेशल हो चुके हैं, स्पेशलाइज़ हो चुके हैं हम उसमें। अब हमारी जगह कोई और आके उस काम को करेगा ना, वो नया होगा, तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी। तभी है ना, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपको क्या पूछा जाता है सबसे पहला? आर यू फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड? इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड, देन वेलकम टू द कंपनी। इफ यू आर नॉट, देन गो बैक एंड ट्राई टू टेक एक्सपीरियंस। क्या मतलब है भाई? एक्सपीरियंस तो तब आएगा ना जब आप है ना काम दोगे। ये वही बोल रहा है कि आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम करना है, किसी एक प्रोडक्ट के लिए या किसी एक चीज़ के लिए स्पेशल बनना है, तो समय दो, एक्सपीरियंस दो। ठीक है ना? अवॉइड्स डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब आप देखते हैं कि जब हम एक ही चीज़ बना रहे हैं, एक ही चीज़ बना रहे हैं, तो हम है ना ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उस एक चीज़ में कुछ ऐसा अच्छा डालें कि हमें है ना उसके लिए किसी और दूसरे इंसान को लाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपने कभी भी ऐसा सुना है कि घूमतू खेती? सुना है? कुछ ऐसा था होता था ना कि कुछ लोग एक साथ मिलते और है ना जगह-जगह पे जाके खेती करते थे, और उनमें से कुछ ऐसे महान लोग होते थे जो मौसमी खेती करते थे। मतलब आकर है ना 10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन है ना 50 लोग काम कर रहे हैं, तो 40 लोग तो बेफ़ालतू के काम कर रहे हैं। तो अवॉइड डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेट लोगों को साइड में पटकती है, स्पेशलाइज़ेशन स्किल्स वगैरह, क्योंकि जो काम नहीं करता दिखेगा, उसे कंपनी बाहर भेज देगी। क्योंकि हमें काम है एक ही करना है, और एक्टिविटी हर किसी को एक ही दी जा रही है, तो फिर हम क्यों ऐसे इंसानों को रखें जो है ना सिर्फ़ सैलरी ले रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं कंपनी से, लेकिन कुछ फीडबैक नहीं आ रहा उनका। समझे डुप्लीकेशन? और नए प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाएँ, किसी अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाएँ जो कि है ना कोई दूसरा इंसान हमसे डुप्लीकेट नहीं कर पाए, हमसे है ना कॉम्पीट नहीं कर पाए इसी एक स्पेशल थिंग में, ठीक है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि है ना, सर कार तो बहुत सारी होती हैं, कार्स तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन हर कार का अलग होता है ना, मतलब अलग नेचर्स होता है। किसी कार के है ना ब्लैक वो है ना अ, काले शीशे वाली है, काले शीशे की गड्डी, कुछ ऐसा गाना है ना, क्या है ऐसा नहीं पता नहीं। तो ये क्या कहता है, मतलब ये वही कह रहा है, किसी में काले शीशे डाल दिए, किसी में नीचे है ना कार्बन प्लेट लगा दी, जिससे कि है ना बम, अगर है ना कोई सेलिब्रिटी की गाड़ी हो, नीचे बम लगा रखा हो, तो वो बम फटे तो सेलिब्रिटी बच जाए। और किसी में है ना जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स लगा दिए, किसी में ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग लगा दी। अब ऐसे-ऐसे अलग-अलग फीचर्स हैं, उनको हर कंपनी थोड़ी अपनाती है। तो बस यही कहता है कि है ना डुप्लीकेशन ये हटा रही है।
एक ही चीज को सेम बनाना ये डुप्लीकेट मेथड बन गया, तो उसको भी हटा रही है। इधर देखेंगे मेक ट्रेनिंग ईजियर। एक इंसान, उसको ट्रेनिंग दे दी, अब उसको आगे चलकर मॉडर्न ज़माना आया तो मॉडर्न ज़माने के हिसाब से फिर ट्रेनिंग दे दी। अब ये क्या हो रहा है, पहले इसको ट्रेनिंग दी, वो ट्रेनिंग एक थी, इसके बाद एक और ट्रेनिंग दे दी, फिर उसके बाद एक और ट्रेनिंग दे दी, ऐसे करते-करते ये पूरे टोटल में 3 ट्रेनिंग तक पहुँचा ना। ये ऐसा थोड़ी है कि है ना, ये ट्रेनिंग दे दी, फिर ये ट्रेनिंग दी तो ये ट्रेनिंग भूल गया और ये ट्रेनिंग दी तो ये ट्रेनिंग भूल गया, ऐसा थोड़ी होता है। हर ट्रेनिंग एक नया माइंडसेट बना रही है ना उसका, और ये माइंडसेट बनाना मतलब मेक ट्रेनिंग ईज़ियर। इसको ट्रेनिंग है ना बहुत आसान लग रही है, लेवल वाइज़ लेवल है ना बढ़ते हुए, और ये ट्रेनिंग इसको एडवांटेज दे रही है काफ़ी ज़्यादा हद तक। अब फैसिलिटेट ईज़ इन सुपरविज़न। ईज़ी सुपरविज़न हो रहा है। ये सब कुछ स्पेशलाइज़ेशन स्किल्स पर है ना कितना ज़्यादा डिपेंड हो रहा है, देखो। स्पेशल है तो है ना स्पेशलाइज़ेशन है। स्पेशल है तो इफ़ेक्टिव और एफ़िशिएंटली काम करेगा। स्पेशल है, एक ही काम है 10 लोग कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन बनेगा। स्पेशल है तो है ना डुप्लीकेशन जो है, जो लोग ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हटा दिया जाएगा और वो पकड़ में आएँगे, और ऐसी चीज़ जो कि है ना मार्केट में हम स्पेशल हैं तो हम ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। स्पेशल है तो ट्रेनिंग है ना लेने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी या फिर देने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सामने वाला पहले से ही इस चीज़ में स्पेशल है, तो उसका माइंड है ना ईज़िली से उन सब चीज़ों को कैच कर लेगा। स्पेशल है तो है ना सुपरविज़न करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो काम करेगा ना उसका रिज़ल्ट जो आएगा उससे ही सुपरवाइज़ हो जाएगा। सुपरवाइज़र को ज़्यादा है ना दिक्कत नहीं होगी ये सुपरवाइज़ करने में कि है ना सामने वाला कैसे काम कर रहा है। समझे? ईज़ी थे ना एडवांटेज इसके। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। तो देखो डिसएडवांटेज, ज़्यादा डिसएडवांटेज तो नहीं है, इसलिए डेवलप फंक्शनल एम्पायर। एम्पायर, बड़ा साम्राज्य, राजा साहब हैं इसमें। डेवलप्स फंक्शनल एम्पायर, ये डिपार्टमेंट्स के थ्रू अपना खुद का एक एम्पायर बना देता है। जैसे कि आज के वक़्त में आपसे कहा जाए इंडियन बाइक, क्या समझते हो? इंडिया के लोग बनाते हैं? इंडियन कंपनी बनाती है? ना, अमेरिकन कंपनी बनाती है इंडियन बाइक। कितने लाख की? करीब 50-60 लाख की, एक बाइक। क्या शानदार होती है। नाम से जाने ना, रोल्स रॉयल, नाम से जाने ना कंपनी। फिर और बताओ, और कितनी सारी है जैसे कि फरारी, जैसे कि डुकाटी। नाम से हम जान रहे हैं कि है ना एक एक ऐसी कंपनी है जो इस ऐसी चीज़ को निकाल रही है, स्पेशल चीज़ को निकाल रही है। तो इसका एक एम्पायर बन गया ना, डेवलप्स फंक्शनल एम्पायर। एक ऐसी डिपार्टमेंट, एक ऐसी कंपनी जो कि है ना सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस कर रही है तो उसका पूरा एम्पायर हो गया ये। ठीक है, समझे ये बात? अगला, इधर से ये वाला कंप्लीट। अगला, मेक्स कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट। एम्पायर की हमने बात समझ ली। ये एम्पायर का सीधा मतलब ये है, अपना खुद का राज्य बना लिया, अपना खुद का है ना पूरी कंपनी के हिसाब से चला दिया। अब इसमें है ना किसी और को घुसने आसानी से नहीं दिया जाएगा, उससे लड़ाई की जाएगी और उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। अपना कोऑर्डिनेशन हो गया, एक तरह का जीत हो गई अपनी। सेकंड, कोऑर्डिनेशन को डिफिकल्ट बनाता है ये। कैसे कोऑर्डिनेशन को डिफिकल्ट बनाता है? हमने ऊपर पढ़ा, कोऑर्डिनेशन को ईज़ी बनाता है। प्रमोट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है। लेकिन आप बताइए, एक हो आप टॉप लेवल मैनेजमेंट, आपने ये 3 टायर सिस्टम तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आई नो दैट दिस इज़ टॉप लेवल, दिस इज़ टॉप लेवल, दिस इज़ मिडल लेवल और मैनेजरियल लेवल, एंड दैट इज़ वर्कर्स लेवल। ये वर्कर का लेवल हो गया, ऐसे जानते हो ना आप? या फिर इसे हम कह सकते हैं एग्ज़ीक्यूटिव लेवल, जो कि है ना काम को कंप्लीट पे लाता हो। एक्शन लेवल, जो काम में है ना मतलब काम जो प्लानिंग हो, उस प्लानिंग को है ना एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म अप्लाई करता हो, ये हो गया। अब देखो टॉप लेवल, मिडल लेवल और वर्कर लेवल की हम बात करें, तो एक वर्कर लेवल जो सुपरवाइज़र है, लाइक कीर्ति, ठीक है? और सॉरी, ये मैनेजरियल लेवल और वर्कर लेवल जो कि है ना काम करने वाला है, एक एक्शन फ़ोर्स है। तो एक्शन फ़ोर्स कौन है? कनक, ठीक है? तो देखो,
मैनेजरियल लेवल की कीर्ति कीर्ति ये वर्किंग लेवल कनक से कोऑर्डिनेट क्यों करेगी? जब इस कीर्ति की सैलरी भी है ना बहुत अप होगी। इसकी मान के चलते हैं सैलरी हो 80,000, 80,000 पर मंथ। इसकी सैलरी हो 20,000 पर मंथ। तो भाई आप ही देख सकते हैं कि भाई इस जगह पर इसको क्या होगा? इसको रिस्पेक्ट मिलेगी ज़्यादा। इसको है ना कई लोग पूछेंगे, ये कई लोग की हेड बन चुकी है। इसके माइंड के जो आइडियाज़ हैं उनको सुना जाएगा। लेकिन ये इसको एक छोटी-सी सैलरी मिलेगी, इसके दोस्त बनेंगे और अगर है ना इसका कोई आइडिया भी आया तो क्या पता इसका आइडिया सुना जाए या नहीं सुना जाए, वो चीज़ कीर्ति पे डिपेंड करेगी। कीर्ति चाहेगी तो सुन लेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं सुनेगी। ये क्या दिखा रहा है? कि ये कोऑर्डिनेशन तब बनेगा जब कीर्ति चाहेगी। कीर्ति अगर सेंसिटिव है, कीर्ति सोचती है कि है ना हमें अपने वर्कर्स या फिर मैं जिनके ऊपर हूँ सुपरवाइज़र, उनको भी हेल्प करूँ, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दूँ, तब जाके कीर्ति कनक को मौका देगी। तो ईज़ी बन जाएगा इस वक़्त में तो। लेकिन जब ये एक ही काम कर रहे हैं तो कीर्ति तो ये सोचेगी मैं अपने ऊपर क्यों किसी को चढ़ने दूँ? इसको बाहर फेंको। अगर ये ज़्यादा ऊँचे जाने की ट्राई कर रहा है या कर रही है तो इसको रोको, क्योंकि अगर ये ऊँची गई, तो मेरी कंपनी में मेरी जो पोज़ीशन है उसको ये छीन सकती है। ऐसे डर की वज़ह से ये है ना इसको रोकने की ट्राई करेगी ना, तो बस यही तो दिखा रहा है मेक्स कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट। कोऑर्डिनेशन को डिफ़िकल्ट बना देता है ये, ठीक है? अगला डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? इट्स मीन्स लायबिलिटी। आर यू नो अबाउट दैट लायबिलिटी? व्हाट द मीन टू से अबाउट द रिजल्ट। एक काम हमने कर लिया, अगर काम अच्छा हुआ तो किसके नाम? जिसने अकाउंटेबिलिटी ली है, जिसने लायबिलिटी ली है कि मेरा काम है ये। जैसे कि आपको कहानी के हिसाब से बताऊँ, जैसे महाराणा प्रताप की कहानी पर कि है ना महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में लड़े, तो हल्दी घाटी युद्ध में है ना जीत आई तो किसके नाम पे आएगी? महाराणा प्रताप। हार बनी तो किसके नाम पे बनेगी? महाराणा प्रताप। आगे कौन खड़ा था? महाराणा प्रताप। पीछे कौन थे? सैनिक। तो सैनिकों ने क्या किया, क्या नहीं किया वो तो उनको पता। लेकिन आखिर में है ना लड़ाई किसके नाम पे आएगी? पूरी राजा के नाम पे। तो ये वही दिखा रहा है कि डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। ये जब ऐसा होगा ना कि इतने से मतलब 5-10 है ना वर्कर्स होंगे, उसके ऊपर एक सुपरवाइज़र होगा, तो सुपरवाइज़र है ना कभी-कभी ज़्यादा ऐसा होना चाहता है मतलब हठी टाइप का या फालतू इंसान जो कि है ना किसी को ऊपर ना बढ़ने दिया दे अपने से ऊपर, तो वो क्या करेगा? वो अपने पे है ना उस पे दिक्कत आई, ठीक है? डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। वो खुद पे दिक्कत जो आई उस पे, तो उसने उस दिक्कत को आगे अपने 10 वर्कर्स पर बाँट दिया। उसने है ना सुपरवाइज़र है, तो उसने कहा तुम इसको सँभालोगे, तुम इसको सँभालोगे, अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी तुम्हें मैं आगे कर दूँगा, फिर न दिक्कत किसको हुई? ये आगे वाले को। मतलब एक सीरीज़ लाइन चल रही है, ये सीरीज़ लाइन ऐसे चल रही है, यहाँ पर टॉप लेवल, यहाँ पर मैनेजरियल लेवल, यहाँ पर वर्कर्स। अब वर्कर्स में है ना 5 वर्कर्स इस मैनेजर के अंडर में मान लेते हैं अपन, कि मैनेजर के अंडर में 5 वर्कर्स हैं। टॉप लेवल ने पूछा इससे, तो इसने कहा सर मैंने ये काम इनको, इसको, इसको और इनको दे दिया, पाँचों को दे दिया। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं यहाँ से हट जाऊँगा या हट जाऊँगी और आप इनसे ही पूछ सकते हैं। मतलब सीधी बात कि है ना मैं इनसे पूछूँगी ऐसे में कि है ना भाई काम कैसे नहीं हुआ? काम नहीं हुआ? ठीक है नहीं हुआ? हाँ, इधर से इससे ये कहेगा कीर्ति से कि है ना इसको बाहर निकालो। कोई ज़रूरत नहीं हमें ऐसे लोगों की जो है ना अपना काम समय से नहीं कर पाएँ। देन यू विल बी फायर। आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में दिक्कत आई ना, इसको अकाउंटेबिलिटी दी, लेकिन इसने अपनी अकाउंटेबिलिटी आगे शिफ्ट कर दी। तो क्या समझ में आया? डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? अब लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है ना, इसको फिक्स करने में दिक्कत आती है इसमें। इसमें है ना कोई एक का इंटरेस्ट फिक्स ही नहीं हो रहा। मेन क्या होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरेस्ट हो, वो फिक्स रहे। लेकिन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट फिक्स नहीं हो पा रहा। वजह क्या है उसकी? एकमात्र वजह उसकी ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशन ने है ना इंटरेस्ट की सोची तो कॉन्फ्लिक्ट्स बनी। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे? ये वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स भी है ना तब काम करेंगे जब इनको इंटरेस्ट मिलेगा और इनको इंटरेस्ट मिलेगा तब जाके इसको भी इंटरेस्ट मिलेगा
और इसको इंटरेस्ट मिलेगा तब जाके ऊपर टॉप मैनेजमेंट को मिलेगा और तब जाके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होगा। तो क्या हुआ इस जगह? कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए ना, फिक्स करना इंटरेस्ट मुश्किल हो गई ना, ये डिसएडवांटेज रहा। और इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सीधी बात, जब सब एक साथ में है ना सिर पे चढ़ रहे हैं और इन्होंने है ना कोई एक साथ मिलके यूनिट बना ली और यूनिट बना के इन्होंने ऐसे हड़ताल कर दी या फिर है ना बैठ गए फालतू में कि अब हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारी बातें नहीं सुन जाएगी, तो एक इनफ्लेक्सिबिलिटी रही ना इसमें। इन्होंने तो अपना फिक्स कर लिया। और या फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी ऐसे भी देख सकते हो कि इन इसने टॉप लेवल ने कीर्ति को, जो मैनेजरियल लेवल है, उससे कहा ये काम कराओ। अब ये काम इन लोगों ने नहीं किया तो इनफ्लेक्सिबिलिटी हो गई। इन लोगों ने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, नो नेवर नॉट एट ऑल। और नो नेवर नॉट एट ऑल की बदौलत इन्होंने है ना इस काम को मना कर दिया और इससे रहा इनफ्लेक्सिबिलिटी। डिसएडवांटेज इसके अजीब हैं, लेकिन अपन को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि है ना ये कैसे काम करते हैं। देखो क्या-क्या काम है? हमने ये दोनों तो अच्छे से पढ़ लिए। इसके फंक्शनल एम्पायर खड़ा कर देता है एक टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना। सेकंड हमने देखा मेक्स कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट, कोऑर्डिनेशन को डिफिकल्ट कर देता है। डिफिकल्ट टू फिक्स इंटरेस्ट और अकाउंटेबिलिटी, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी एंड डिफिकल्ट टू फिक्स इंटरेस्ट, मतलब लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। फिक्स नहीं हो रहा इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट नहीं है, डिफरेंट इंटरेस्ट है ना मिलकर एक इंटरेस्ट बना रहे हैं। और वही कह रहा है लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब भटकते हुए इंटरेस्ट हैं। और इनफ्लेक्सिबिलिटी, समझ गए ना? हाँ जी, समझ गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है आप पर। अब देखें, अब हमने है ना फंक्शनल स्ट्रक्चर जान लिया, अब हम देखते हैं डायविजनल स्ट्रक्चर। व्हाट द मीन ऑफ डायविजनल स्ट्रक्चर? 1 मिनट, वीडियो कितनी हो गई? अब अपन ने है ना यहाँ पे आ गए डायविजनल स्ट्रक्चर पे। ये बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर समझ गए तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो फंक्शनल स्ट्रक्चर के ही आप डायविजनल स्ट्रक्चर में देख लेंगे। जैसे कि देखो, सुइटेबल कहाँ कहाँ पे डायविजनल स्ट्रक्चर, एक मिनट सॉरी, डायविजनल स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे सुइटेबल है? तो देखो, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, फीचर्स क्या हुए कि है ना कई सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। हमने पढ़ा नेस्ले को एक एग्जांपल लेके, मैगी, बिस्किट, बटर, एक्सेट्रा, वेरियस प्रोडक्ट्स आर मेड बाय द नेस्ले कंपनी, है ना? नेस्ले तो एक कंपनी है, एक ब्रांड है, उसके ऊपर कई प्रोडक्ट्स और बनाए जाते हैं। ये वो ही हो गया। अब इसमें देखो तो लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इट इज इजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन रिक्वायर्ड, हर एक प्रोडक्ट में है ना हमें अच्छा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो हम उस प्रोडक्ट को बनाएँगे। अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हम ऐसी चीज़ को क्यों बनाएँगे? क्यों बनाएँगे? ये फीचर होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट डिफरेंस है और हर प्रोडक्ट से प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना? ये हमारा ये सूटेबल कहाँ पे होता है डाइविजनल स्ट्रक्चर, ये हमें इससे पता चला इन 2 पॉइंट से। इसके एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब हर कंपनी, हर एक डिपार्टमेंट, जैसे ये है ना हमने देखा था ये नेस्ले की मैगी का डिपार्टमेंट, फिर ये बिस्किट का और फिर ये बटर का, तो हर डिपार्टमेंट अपने वर्क में स्पेशल होगा। ये डिपार्टमेंट ये देखेगा कि है ना ये वर्क ये देखेगा कि है ना इधर की साइड क्या बताया था नेस्ले मैगी, तो इधर की साइड कि मैगी को कैसे बनाया जाए, मैगी को है ना कैसे चिपकाया जाए, मैगी को किस तरह से सॉफ्ट किया जाए, तो सब काम ये देखेगा। और इससे इसको क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। डे बाय डे रिसर्च डेवलपमेंट के थ्रू ये सीखता जाएगा। इसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होगा, लेकिन ये अपने काम में तो ध्यान देगा ना। इसके जो अंडर होंगे लोग, वो तो अपने काम पे ध्यान देंगे। टॉप मैनेजमेंट ही तो है इसमें एक, जो है ना इस पे भी ध्यान देना है, जिसको इस पे भी देना है, इस पे भी देना है। टॉप मैनेजमेंट ही तो देगा, जिसकी वजह से उसको दिक्कत होगी। लेकिन इसके अंडर जो काम कर रहे होंगे, इनके अंदर अंडर जो काम करेंगे, वो तो अपना पूरा फ़ोकस एक ही चीज़ पे रखेंगे ना, मतलब लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइज़ेशन, प्रोडक्ट में स्पेशल होंगे ये सब। सेकंड, प्रोवाइड्स ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी,
जब इतने सारे प्रोडक्ट्स की बात आएगी, तो मतलब क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी भी बड़ी होगी, क्योंकि एक प्रोडक्ट, ये मान के चलो इसमें और इसमें है ना हमें प्रॉफ़िट हो गया। अगर हमें बिस्किट और बटर में प्रॉफ़िट हो गया और फिर उसके बाद हमें नेस्ले मैगी में लॉस हो गया, तो ये लॉस तो हमारा इसका और इसका प्रॉफ़िट पूरा ले लेगी, और फिर हमें क्या प्रॉफ़िट मिला? इन दोनों को तो प्रॉफ़िट ही नहीं मिला हमें, क्योंकि इसका लॉस इन दोनों के प्रॉफ़िट के इक्वल हो जाएगा। दैट्स मीन लॉस इज़ इक्वल टू प्रॉफ़िट। होगा ना? ये इनवर्स रिलेशन ही तो होता है। या तो 2 चीज़ होती हैं, बस 2 चीज़, या तो लॉस इज़ इक्वल टू प्रॉफ़िट होगा, या फिर एक ये लग जाएगा फ़ॉर्मूला कि लॉस इनवर्स रिलेशन टू प्रॉफ़िट। लॉस का इनवर्स रिलेशन होगा प्रॉफ़िट से। या तो कंपनी में प्रॉफ़िट होगा या फिर कंपनी में लॉस होगा, है ना? ये 2 चीज़ हम देखते हैं इसमें। तो बस प्रोवाइड्स ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी है। तो अगर कोई भी है ना एक प्रोडक्ट वेस्ट गया, एक प्रोडक्ट में लॉस हुआ, तो हमें है ना प्रॉफ़िट भी नहीं होना है, पक्की बात है। या तो प्रॉफ़िट और लॉस बराबर हो जाएगा, या फिर लॉस ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वज़ह से प्रॉफ़िट हमें मिलेगा ही नहीं, या फिर प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा तो लॉस हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना? अब इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, कि जब ये अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये अलग-अलग डिपार्टमेंट्स अपने-अपने वे से सोचेंगे ना, और अपने वे से सोचेंगे तो इनका मेन मोटिव क्या होगा कि इस वाले सीन को क्या सोचेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी, कि इससे जैसे नेस्ले मैगी की बात करें तो मैगी को मार्केट में क्या अलग वैरायटी दे सकें, क्या अलग फ्लेवर दे सकें, कैसा अलग चेंज ला सकें, कैसे मौसम के बदलते हुए प्रभाव को देख कर के मैगी को है ना और ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकें। ये सारी चीज़ कौन देखेगा? एक डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट फ्लेक्सिबल हो गया है ना, क्योंकि अलग-अलग चीज़ पे ऐसे रिसर्च कर रहा है, डेवलप कर रहा है उस चीज़ को, तो फ्लेक्सिबिलिटी रही इसमें। फिर हेल्प इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सीधी बात है भाई, जो एनवायरनमेंट को देख के उसके हिसाब से चलेगा, देन दे विल अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को देख करके अपना है ना एक एक्सपेंशन और ग्रोथ कर ही लेंगे फ्लेक्सिबिलिटी को मीट करके। समझ गए? फिर इसके बाद डिसएडवांटेज हम देखते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है? क्रिएट डिपार्टमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। इसको दिए इसको दे दिए जैसे 1 बिलियन, हाँ, 1 बिलियन रुपीज़ इसको दे दिए कंपनी ने, इसको दे दिए 2 बिलियन, इसको दे दिए 1.5 बिलियन। तो ये 1 बिलियन वाला क्या कहेगा? भाई हमें भी ज़्यादा दो ना, हम भी तो को ट्राई कर रहे हैं, हम भी आपको वही प्रॉफ़िट दे रहे हैं जो कि ये दे रहे हैं, बल्कि हम ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा ना, लड़ाइयाँ दिखी ना आपको अब इसमें। ये कहेगा कि है ना, नहीं, तू कम काम कर रहा है, तो लड़ाई चल रही है ना फिर। लड़ाई चलेगी। ये बेचारा, नहीं तू कम काम कर रहा है और तू तू पैसे ही कम काम करता है इसलिए तेरे को कम रुपए दिए हैं। तो बस ऐसे लड़ाई चलेगी, क्रिएट डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट। हर डिपार्टमेंट अपनी लड़ाइयों में जूझता रहेगा, लड़ता रहेगा, मरता रहेगा। तो ऐसे में है ना क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी है उसको है ना कंप्लीट ही नहीं कर पाएँगे ये लोग। ये लोग सोचेंगे कि है ना एक्टिविटी को तो भाड़ में जाने दो, पहले हम अपनी लड़ाई से निपट लें, है ना? फिर सेकंड, इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब ये लड़ाई करेंगे तो सीधी बात है कि इनकी कॉस्ट भी है ना ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये है ना क्या कर रहे हैं, पहला इनका कॉस्ट बढ़ने की वजह, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं मतलब कॉस्ट भी है ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्लस होकर एक पूरी की पूरी कंपनी को दी जाएगी, कि कंपनी में है ना एक प्रोडक्ट पे कॉस्ट आ रही है 50 लाख, ठीक है? 50 लाख या 50 करोड़ माने, यार लाख तो बहुत कम हो गए। 50 करोड़ कॉस्ट आ रही है, ठीक है? फिर दूसरी पे आ रही है 1 करोड़, तीसरी पे आ रही है 70 करोड़। तो भाई इन सब की कॉस्ट को मिला करके बताया जाएगा ना, तो ये क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट को बढ़ा के दिखाएँ, ऑपरेटिंग मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्लानिंग से लेके एंडिंग मैन्युफैक्चरिंग तक, आखिर एडवर्टाइज़मेंट और सेल तक भी जो कॉस्ट होती है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये सब है ना खुद ही खुद में ध्यान देंगे, क्योंकि इनको ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ़ अपने डिपार्टमेंट से मतलब है। आप सोचो आप सोचो, आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है ना? अगर आपके लिए है ना ऐसा कहा जाए कि है ना, ये स्कूल के बच्चों के लिए पार्टी करेंगे, ठीक है? पार्टी करेंगे। अब वो पार्टी कैसी होगी? जैसे चिल्ड्रन डे हाँ, चिल्ड्रन डे की कह देते हैं हम,
कि चिल्ड्रन डे की पार्टी कर रहे हैं या फिर फेयरवेल की पार्टी कर रहे हैं। तो फेयरवेल की पार्टी में क्या होगा? फेयरवेल की पार्टी में किस क्लास के लिए हो रही है? 12th और 10th के लिए हो रही है फेयरवेल की पार्टी, ठीक है। हो रही है 10th को और 12th की, आप 12th में हो, ठीक है? तो अब ये हमने देखा कि 12th के बच्चे क्या सोचेंगे, आप लोग क्या सोचोगे? 10th के लिए कुछ भी हो हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, सोचोगे ना? स्कूल तो सेम है ना, लेकिन सोच तो यही बनेगी ना 10th के वो जाने, हमारे लिए तो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए पार्टी। तो बस इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को भूल गए ना? हमारा मतलब कैंपस का, स्कूल का क्या मोटिव रहा है इसमें कि है ना 10th को और 12th को दोनों को है ना बहुत अच्छी तरह से पार्टी दी जाए, फेयरवेल पार्टी। लेकिन आपका क्या इंटरेस्ट रहेगा? आप ये सोचोगे कि 12th के बच्चों को सबसे अच्छी मिलनी चाहिए, 10th के बच्चों को चाहे हल्की-फुल्की मिल जाए, कोई बात नहीं। सॉरी। हाँ। 10th के बच्चों को चाहे कैसे भी मिल जाए, हमें तो अपने से मतलब है। मतलब क्या हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो हमारा कैंपस है, हमारा स्कूल है, उसका इंटरेस्ट किसमें है कि दोनों क्लास के बच्चों को अच्छा मिले, लेकिन आपका इंटरेस्ट किसमें है कि आपको अच्छा मिले। तो ऐसे ही 10th सोचेगी तो डिफरेंट इंटरेस्ट होगा ना, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को ये नहीं मानेंगे, समझे? ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे यकीन है यहाँ पर। तो चलते हैं अब अगले अगले